नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं भरतपुर का। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी यादव। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आज मांगों को पूरा करने के लिए पीलूपुरा के अड्डा गांव में महापंचायत जोड़ी गई। हालांकि महापंचायत जुटने के बाद सरकार को 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया गया कि सरकार 1 नवंबर तक उनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा 1 नवंबर को राजस्थान बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि और राज्य मंत्री अशोक चांदना पूरे मामले पर नज़र बनाए रहे और बयाना में रहे। मुख्यमंत्री के संदेश देने और आरक्षण संघर्ष समिति को कन्विंस करने में ये प्रतिनिधि कामयाब रहे। बयाना में आज हुई गुर्जर महापंचायत में गहलोत की रणनीति और गुड गवर्नेंस की झलक दिखी। गुर्जर समुदाय ने अशोक गहलोत पर भरोसा करते हुए सुझाव मान लिया और कर्नल किरोड़ी बैंसला की ओर से 1 नवंबर तक आंदोलन की स्थगित कर दिया गया, जब तक सरकार में मांगे मानने का तरीका ढूंढा जा रहा है। लोग मिलजुल कर बैठेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे। मौजूदा कानून और संसाधनों के दायरे में गुर्जर समाज की मांगों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके लिए अशोक गहलोत ने भरोसेमंद अफसरों की एक टीम भी लगाई है, जिसमें निरंजन आर्य, कुलदीप राका, अभय कुमार, नीरज के पवन, महेंद्र सोनी, पीसी बैरवाल और सिद्धार्थ सिहा को टीम में शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के सामूहिक नेतृत्व का ही परिणाम है और इस पूरे मामले में अशोक चांदना के भी नंबर खूब बढ़े हैं। अशोक चांदना को गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रतिनिधि बनाकर बयाना भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही संघर्ष समिति की ओर से 1 नवंबर तक का वक्त दे दिया गया, जिसके पीछे एक कारण बताया गया कि किसानों के पास अभी फसल के लिए वक्त है और फसल बोने के बाद निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए वक्त खर्च कर सकेंगे। 1 नवंबर तक खेती से जुड़े पूरे काम कर लिए जाएंगे। नेहरा क्षेत्र के आसपास 80 गांव गुर्जर बाहुल्य हैं, जहां अड्डा गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था। अड्डा गांव के ही बुजुर्ग राजाराम की ओर से सबसे पहले घोषणा की गई कि 1 नवंबर तक सरकार को टाइम दिया जाना चाहिए और इसी अल्टीमेटम के साथ बाकी संघर्ष समिति के सदस्यों और खुद कर्नल बैंसला ने सहमति जताई और एक घोषणा कर दी गई कि 1 नवंबर तक सरकार हमारी मांगें मान ले। गुर्जर महापंचायत में लोग ये चर्चा करते भी दिखे कि जब जब कर्नल बैंसला ने महापंचायती आंदोलन किया है, कुछ ना कुछ सरकार ने गुर्जर समाज को दिया ही है। इसी तर्ज पर आज भी खुद विजय बैंसला ने सरकार की ओर से फ़ोन आने और कुछ लाभ देने की बात कही गई। नीरज के पवन ने कहा कि जो लोग नियमित नहीं हो सके हैं और कम तनख्वाह पा रहे हैं, सरकार जल्दी ही उन्हें और लोगों के बराबर तनख्वाह देगी। हालांकि हाईकोर्ट की वजह से उनका नियमितीकरण रुका हुआ है। मंच से संबोधन के दौरान गुर्जर समाज के विधायकों और सांसदों पर भी जमकर तंज कसे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार का दिन अपराधियों के नाम रहा। दरअसल शहर में 2 बड़ी घटनाओं ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पहली घटना शहर के मानसरोवर थाना इलाके में हुई, जहां आईसीआईसीआई बैंक के गार्ड को गोली मारकर करीबन 31 लाख रुपए लूट लिए गए। एक गाड़ी में सवार होकर बदमाश आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घटना के 1 घंटे बाद ही वह गाड़ी मुआना थाना इलाके में एक कॉम्प्लेक्स के नीचे खड़ी मिल गई। गाड़ी के अंदर कैश के खाली बक्से और हथियार मिले हैं। चिपरापत थाना इलाके में हुई घटना को पुलिस सुलझा ही नहीं पाई थी कि मुरलीपुरा थाना इलाके में भी एक ऐसी घटना हुई। दरअसल मुरलीपुरा इलाके में एक ज्वेलरी व्यापारी के दुकान पे जब 3 स्कूटी सवार ग्राहक बनकर आए तो व्यापारी ने उनका स्वागत किया, लेकिन तीनों ही बदमाश निकले। उन्होंने व्यापारी को गन दिखाकर करीबन 80 से 90 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकर और उसी व्यापारी की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिलहाल इन दोनों घटनाओं के बाद में पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन फिलहाल अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर सिरोही से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रम सिंह। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रिक्को पुलिस थाना ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
आज साइबर क्राइम से जुड़े इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिको पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि ये जो साइबर क्राइम है, जो यहाँ पे आबू रोड स्थित रिको कॉलोनी के अंदर 6 अभियुक्त है, वो एक मकान को किराए पर लेकर के अमेरिका में बैठे लोगों के साथ में ठगी करने का काम कर रहे थे, जिसमें अमेरिका के लोगों को ये लोन देने की बात कह करके, उनका लोन स्वीकृत होने की बात कह करके उनके साथ में ठगी करते थे और उनसे मोटी रकम वसूल करके ये यहाँ पे अपना अवैध कारोबार है वो लगातार चला रहे थे, जिसकी मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली। तो सूचना के बाद में पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंच के इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से इंटरनेट, राउटर, लैपटॉप, मोबाइल जैसी इंटरनेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो सामग्री थी वो भी इन्होंने वहाँ पे जब्त की है। साथ ही उसके साथ में एक लग्जरी कार को भी वहाँ पे बरामद किया है और रिको पुलिस ने 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके रिको थाने लाया गया, जहाँ पे उनसे पूछताछ जारी है और एक बड़े रैकेट का खुलासा भी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अजमेर का। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर भीलवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। मां बनने की चाहत में एक महिला अपराधी बन गई। अपराध भी उसने ऐसा किया जिस चौखट पर माता के मंदिर में वो सिर ढोक रही थी और बेटे और बेटी की चाहत में बराबर फरियाद और दुआ कर रही थी, उसी माता रानी की चौखट से उसने एक मासूम अबोध बालिका का अपहरण कर लिया। अपहरण की इस वारदात में उसका साथ दिया उसके पति और पति के मित्र ने। इस हृदय विदारक घटना के बाद में भीलवाड़ा पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ में बीते एक पखवाड़े में काम किया और बीती रात को पुलिस आखिर इन अपराधियों तक पहुंच गई और मासूम 3 साल की बच्ची को मुक्त कराने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में एक 50 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसका प्रभारी सापरा एडिशनल एसपी विमल सिंह को बनाया गया। भीलवाड़ा जिले के आसिन सेक्टर में स्थित बंकिया रानी मंदिर से 3 अक्टूबर को अर्जुन नाथ की 3 वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद से पुलिस के साथ साथ में समाज सकत्ते में था, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यह था कि मासूम बच्ची के साथ में कोई अनहोनी नहीं हो गई हो। इस ब्लाइंड अपहरण कांड के खुलासे के बाद में जहां एक और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं नाथ संप्रदाय के प्रतिनिधियों में खासतौर से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मिल प्रीति चंद्रा का बुक्के देकर नाथ संप्रदाय ने स्वागत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के तमाम आला अधिकारियों को पता चला कि एमजी अस्पताल से 2 कैदी भाग गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी होती रही। जिले में नाकाबंदी की गई, बावजूद इसके उनका कोई पता नहीं चला है। दोनों पर ही जो कि आरोपी हैं, जिनमें एक का नाम अजय है तो दूसरे का नाम मुकेश है, दोनों रात में खिड़की की जाली और लोहे की एंगल तोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों को जैसे ही पता चला तो हड़कंप मच गया। इसके बाद अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे व अन्य जांच पड़ताल की गई, बावजूद इसके देर शाम तक कुछ भी पता नहीं चला। बताते चलें, इस समय कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि कोई भी रोगी जिसको कोर्ट में पेश किया जाए या जेल भेजा जाना हो तो उसकी कोविड-19 की जांच कराना जरूरी है और इसी जांच के लिए उन्हें अस्पताल में रखा गया था। उनकी रिपोर्ट आती उससे पहले ही दोनों फरार हो गए हैं। इधर एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने तीनों थाना अधिकारियों सदर, दानपुर और कोतवाली को विशेष निर्देश दिए, टीमें गठित की हैं और कहा है कि किसी भी हाल में यह दोनों आरोपी मिलने चाहिए। बताते चले, चूंकि एमजी अस्पताल कोतवाली क्षेत्र में आता है और वहीं से ये दोनों आरोपी भागे हैं, ऐसे में अब इस पूरा जिम्मा शहर कोतवाल के पास आ गया है। शहर कोतवाल मोतीलाल सारण ने बताया कि प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर की। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में लगातार कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं। आज भी 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल हंगामों का अस्पताल बन गया है। यहाँ आए दिन डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच टकराहट ही नहीं हो रही, बल्कि हाथापाई तक की नौबत आ रही है। दरअसल आज भी एक महिला की मौत के मामले में परिजनों और डॉक्टर के बीच हाथापाई हुई। कल ये आरोप लगा था कि डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ मार दिया। इस बीच डॉक्टर्स का कहना ये है कि मरीजों को ये बात समझनी होगी कि महामारी है कोरोना, कई बार पूरी मेहनत के बावजूद भी मरीज बचाए नहीं जा सकते, जिसके बाद गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन परिजनों का पक्ष ये था कि
लापरवाही हो रही है, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जिसके चलते मौतें भी हो रही हैं और मरीजों का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। गौरतलब है कि ये शिकायत लगातार आ रही है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बनती है कि जिले के आला अधिकारी इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग कराएं। इस बीच जो रेजिडेंट्स हैं वो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, एक तरह से काम छोड़ा है उन्होंने, हालांकि आवश्यक सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया है। रेजिडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह नेहरा, उनका कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम काम कैसे करेंगे। तो दूसरी तरफ मरीज के परिजनों का आरोप यही है कि लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चाहे जो भी हो, लेकिन ये तस्वीरें अच्छी नहीं कही जा सकती और लगता है कि संभागीय आयुक्त स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद। कोटा में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। चुनाव संपन्न कराने के लिए इस बार जेडीबी की जगह कॉमर्स कॉलेज को किया अधिग्रहित। कोटा में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के 150 वार्डों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। एडीएम सिटी आरडी मीणा के अनुसार इसमें मतदान कर्मी प्रकोष्ठ, यातायात प्रकोष्ठ, मतगणना प्रकोष्ठ, आचार संहिता प्रकोष्ठ सहित आधा दर्जन से अधिक प्रकोष्ठों को शामिल किया है और इन प्रकोष्ठों की बागडोर प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी इस संबंध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ दलों की रवानगी और मतगणना तक के कार्य के लिए इस बार जेडीबी कन्या महाविद्यालय की जगह कॉमर्स कॉलेज को अधिग्रहित किया गया है। मतदान कर्मियों को यूआईटी ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा और कॉमर्स कॉलेज से दलों की रवानगी होगी। कोरोना मरीजों को भी मतदान का अधिकार मिलेगा और चिकित्सा विभाग द्वारा मतदान को लेकर तय गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। कोटा में दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। वहीं नामांकन के चौथे दिन आज 27 निर्दलियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। चलिए अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।